हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं जनरली इनके एग्जाम्पल से आते हैं। जैसे कि बर्ड फ्लाई कर रहा है तो पूछेगा ये क्यों फ्लाई कर रहा है, कौन से लॉज के कारण ये फ्लाई कर पा रहा है। तो ऐसे ही उल्टा सीधा क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो बेसिकली जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उससे पहले हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग देख लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है। तो आप लोगों से कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे देखो मैं कुछ पिक्चर्स बना रखा हूँ। यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहले भी मैंने इस चैप्टर में बहुत सारे पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करा हूँ। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई आप बोट पे हो, जो कि कोई रिवर के किनारे हो, तो क्या होगा, यहाँ से अगर आप कूद जाओगे तो क्या होगा, तो आपने यहाँ से कूदा तो ये बोर्ड जो है वो पीछे डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। सेकंड एग्जांपल की बात करें, अगर आप बॉल किसी ग्राउंड पे आप क्या करते हो, पटकते हो, तो बॉल क्या होता है, फिर ऊपर चला जाता है। या फिर आप क्या होता है, आगे मतलब आ, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो और आगे की तरफ, मतलब जो चल पा रहे, हमारा जो चलना संभव है वो ऐसा क्यों हो पा रहा है। अब फोर्थ एग्जांपल में जैसे कि हमने रॉकेट को देखा, यहाँ से जो इसका जो भी फ्यूल है वो पीछे की तरफ बर्न होता है, पीछे की तरफ, और रॉकेट जो है वो आगे की तरफ जाते हैं। जो बर्ड्स है उसके विंग्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, और इस तरह से बर्ड आगे की तरफ या ऊपर की तरफ वो फ्लाई कर पाते हैं। तो क्या रीजन है इस इन सब के, तो वो देखते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोल रहे हैं, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी एक्शन होगा उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे समझते हैं इस फिगर से। देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लड़का है, इस कोई सा मतलब कुछ ऐसा रखा हुआ है, इस पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, एफ ए फोर्स लगा रहा है। ठीक है। तो क्या होगा, ये इसका मास काफ़ी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एफ बी। ठीक है। तो ये अब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहा है एक दूसरे का। ये इन्होंने एक्शन करा तो ये इन्होंने रिएक्शन करा। तो यहाँ पे क्या है, एफ एज इक्वल्स टू माइनस एफ बी। ये माइनस का मतलब ये नहीं कि ये ज़्यादा है और ये कम है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों फोर्स इक्वल है। ये माइनस बता रहा है इसका डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ। जैसे कि क्या होता है, देखो, कई बार होता है कि हमने फोर्स लगाया तो वो चीज़ रिएक्शन तो करता है। जैसे कि ये देख लो, छोटा सा कुछ है, रखा हुआ है छोटा सा है, और ये बालक इस पे फोर्स लगा रहा है। अब ये बड़ा सा है, तो ये क्या है, ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और ये रिएक्शन कर रहा है। तो ये कम फोर्स लगाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से होता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हमने अभी कुछ एग्जांपल्स देखे थे वो कैसे संभव हो पा रहा था देखने के लिए। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो इस एग्जांपल हमने देखा था कि ये जो लड़का था इधर कूदा, तो यहाँ पे एक्शन हुआ, और ये जो बोट है वो पीछे के डायरेक्शन में गया, तो ये रिएक्शन हुआ। यहाँ क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ये लड़का ने क्या करा, यहाँ पे बॉल पर फेंका, ये एक्शन हुआ, और ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, वो रिएक्शन है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं, जो हम लोग ग्राउंड पे चलते हैं या दौड़ते हैं, तो ये देखो पीछे के डायरेक्शन में एक्शन हुआ और ये आगे के डायरेक्शन में रिएक्शन हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्यूल जो है ये एक्शन करा, और ये जो रॉकेट है ये रिएक्शन करा ऊपर की तरफ। ये जो बर्ड्स है इसके विंग ने क्या करा, एक्शन करा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन करा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि देखो क्या होता है कि जैसे हमने क्या करा कि कोई भी ग्राउंड पे या अगर बॉल पटकते हैं या बॉल को छोड़ते हैं तो बॉल पीछे की तरफ आ जाते हैं। बॉल तो आ गया, लेकिन ये जो ग्राउंड है ये डिस्प्लेस क्यों नहीं हुआ।
ये इसका रीज़न क्या है? क्यों ऐसा हो जाता है कि अगर हमने जो ग्राउंड पे अगर बॉल को पटका, तो ये जो ग्राउंड है ये डिस्प्लेस क्यों नहीं हुआ, बॉल ही डिस्प्लेस हो रहा है, बॉल ही मूवमेंट कर रही है, ऐसा क्यों हो जाता है? तो ये थोड़ा सोचने वाली क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, या फिर इसको देखते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर देते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ को सेकंड लॉ से। देखो हमने क्या पढ़ रखा था न्यूटन्स के सेकंड लॉ में, कि जो फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला ही होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका फोर्स भी कम होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये जो ग्राउंड है अपने जगह पे डिस्प्लेस नहीं हो रहा, बॉल डिस्प्लेस हो पा रहा है, क्योंकि जो ग्राउंड जो है फोर्स लगा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा लगा रहा है और ये बॉल काफ़ी कम लगा रहा है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बॉल का मास कम था और ग्राउंड का मास ज़्यादा था। क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है ये, इसको समझो, देखते हैं। देखो क्या होता है कि देखो जब आप क्या करते हो, गन से बुलेट को फायर करते हो, तो क्या होता है, बुलेट में मूवमेंट आ जाती है। ठीक है, जो इस पे ये जो है एक्शन हुआ, तो बुलेट जो गन है वो पीछे की तरफ हल्का सा रिकॉल होता है, मूव करता है। लेकिन ये मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि जो बुलेट है बुलेट में हाई एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और गन में नहीं होता, फोर्स तो उतना ही लगा था। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी हम लोग न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पे हम लोग उसको कंबाइन करते हैं। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखो बुलेट का मास जो है वो क्या है, जो बुलेट का मास क्या है वो कम है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे गन का देखो, गन का मास क्या है, ज़्यादा है, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, लो होगा। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ, और मैंने जो पिक्चर्स के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करा हूँ। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, तो आप लोग जितने भी वीडियो देखे हैं उस पे बेस मैं अभी जो वीडियो देखने के बाद मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो वहाँ पे वीडियो देखने के बाद आप लोग मैसेज करो कि मेरा हो गया है, और फिर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इस चैप्टर से रिगार्डिंग। अभी मैं जितना पढ़ा है उतना ही पूछूंगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं, मतलब उसको उनके थ्योरीज़ को आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, आई होप ये आपका लेसन जो अभी मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।